गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ आर डिजिटल क्लासेज। जैसा कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद में समाज में या यूरोप महाद्वीप को या एशिया महाद्वीप को उसमें बहुत से परिवर्तन देखने को मिले। जैसा कि हमने पहले देखा था कि फ्रांस में राजतंत्र था, तृतीय एस्टेट ने राजतंत्र को उखाड़ के फेंक दिया और अपनी एक नई सरकार बनाई। फ्रांस की क्रांति के समय अधिकतर जो अधिकार थे, चाहे सामाजिक क्षेत्र से अधिकार हो या आर्थिक क्षेत्र से अधिकार हो, ये केवल कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को मिले हुए थे। इन्हीं अधिकारों की लड़ाई के लिए तृतीय एस्टेट के जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने ही राजा का विरोध किया और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इन अधिकारों के तहत बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला। राजतंत्र खत्म हो गया और कहीं ना कहीं जैकोबिन सरकार ने लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक जो सरकार थी उसका गठन किया। सामाजिक क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन हुए, आर्थिक क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन हुए और उनकी मांग भी यही थी कि जिस प्रकार से कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग को विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार सभी व्यक्तियों को मिलने चाहिए। उसके बाद में जो भी घटनाक्रम हुआ फ्रांस की राज्य क्रांति का, वो हम पढ़ चुके हैं। अब है अगला जो चैप्टर है वो है हमारा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। किस प्रकार से फ्रांस की राज्य क्रांति ने अन्य देशों को प्रेरित किया। तृतीय एस्टेट के लोगों ने राजा का विरोध किया और अपनी सरकार बनाई। एक छोटा सा उदाहरण है कि जिस प्रकार बच्चा रूठ जाता है, वो कुछ मांग करता है और उसकी मांग को मानने के लिए उसके पेरेंट्स उसके लिए वो कार्य करते हैं। तो ऐसा ही फ्रांसीसी क्रांति से हम सीख सकते हैं कि फ्रांस के लोगों ने अपनी मांगों को मनाने के लिए विरोध किया और कहीं ना कहीं वहाँ की जो सरकार थी या राजा था या कुलीन वर्ग था, उनको उनके आगे झुकना पड़ा। इस चीज़ से प्रेरित होकर यूरोप और एशिया के कई ऐसे देश थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया और इस राष्ट्रवाद की भावना के तहत इन्होंने जो कुशासन है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जहाँ राजतंत्र था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो क्रांति की इस कड़ी में अगली जो क्रांति आएगी वो 20वीं सदी में रूस की क्रांति हुई थी, जहाँ हमने 1789 में पढ़ा था फ्रांस की क्रांति के बारे में कि किस प्रकार से राजतंत्र को उखाड़ फेंक दिया। आगे हम देखेंगे रूस की क्रांति, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो अधिकारों की बात कर रहे थे कि सामाजिक क्षेत्र में अधिकार मिलने चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में अधिकार मिलने चाहिए और जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं उनको क्या कर देना चाहिए, अंत कर देना चाहिए। तो इनकी मांग करने के लिए अलग अलग मत लोगों के आने लग गए, अलग अलग राय लोग देने लग गए। कहीं ना कहीं बहुत से लोग ये चाहते थे कि आमुख परिवर्तन हो, कुछ लोग चाहते थे कि जो परिपाटी चली आ रही है उसको चलाते रहे और कुछ लोग ऐसे शिथिल थे कि कुछ परिवर्तन चाहते थे और कुछ परिवर्तन नहीं चाहते थे। उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। इस चीज़ को समझने के लिए हमने उनको 3 भागों में डिवाइड बांटा है। जैसे सबसे पहले है आपके उदारवादी। देखिए उदारवादी जो वर्ग था या जो इसको मानने वाले, इसकी जो सोच वाले व्यक्ति थे, उदारवादी सोच वाले, उनका ये मानना था कि सभी को समान अधिकार होने चाहिए, सभी को समान अधिकार होने चाहिए। और उदारवादियों को यह मानना था कि जो धर्म है उसमें सभी धर्मों को बराबर का दर्जा होना चाहिए। यानी कि उदारवादियों का क्या मानना था कि सभी जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको समान दर्जा मिलना चाहिए।
देखिए पहले क्या था, आपने देखा था कि कहीं ना कहीं अगर धर्म के रूप में अगर देखा जाए तो ज्यादा वर्चस्व किसका था, चर्च या फिर कैथोलिक समुदाय का। यानी कि विशेषकर जो कुलीन वर्गों के द्वारा चलाया गया था या चर्च पादरियों के द्वारा जो चलाया गया धर्म था, उसकी मान्यताएं ज्यादा थी चर्च की और कैथोलिक समुदाय की, चाहे इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रिया हो, इनमें इस धर्म की प्राथमिकता थी। लेकिन उदारवादियों ने ये कहा कि एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देना है, जितने भी धर्म हैं उनको बराबरी का दर्जा देना है, सभी नागरिकों को समान अधिकार होने चाहिए, किसी भी समुदाय को विशेष अधिकार नहीं होनी चाहिए। क्योंकि विशेष अधिकार के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जो मतदान होता था वो विशेष अधिकार के तहत ही आता था उस समय फ्रांस की राज्य क्रांति में, और मतदान होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उदारवादी एक चीज और कहते थे कि मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार किसको होना चाहिए, जिसके पास संपत्ति हो। उदारवादी क्या कहते थे कि मतदान का अधिकार उसी के पास होना चाहिए जिसके पास क्या हो, संपत्ति हो, यानी संपत्ति से अमीर हो ऐसा व्यक्ति ही मतदान करना चाहिए। इनकी नज़र में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज की पुरजोर मांग कर रहे थे। बदलाव के साथ जो समाज में बदलाव आए, आर्थिक क्षेत्र में जो बदलाव आए, उसके तहत उदारवादी जो थे उनकी सोच क्या थी कि सभी को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, सभी धर्म क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार मिलने चाहिए, अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मताधिकार है वो केवल किसको मिलना चाहिए, जिसके पास संपत्ति है, पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्हें ही मतदान का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी जो विचारधारा है वो है आपकी रूढ़िवादी विचारधारा। रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाले जो व्यक्ति थे उनका ये मानना था कि जो व्यवस्थाएं प्रारंभ से चली आ रही है, जो व्यवस्थाएं प्रारंभ से चली आ रही है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं निरंतर चले, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखिए अंतर आइए, ये उदारवादी बदलाव चाहते थे, और रूढ़िवादी क्या कहते थे कि जो परंपरा चली आ रही है, सदियों से जो नियम बने हैं उनको चलने दो। लेकिन एक समय ऐसा आया कि रूढ़िवादियों ने इस चीज को जान लिया कि वक्त के साथ साथ बदलाव आवश्यक है। लेकिन प्रारंभ में इनकी सोच क्या थी कि जो व्यवस्थाएं चली आ रही है वो व्यवस्थाएं यथावत रहनी चाहिए। अब उसके बाद में अगला आता है रेडिकल। ये रेडिकल एक मिश्रण के रूप में है। रेडिकल जो विचारधारा के जो लोग थे या रेडिकल के तहत जुड़े हुए थे, वो ये चाहते थे कि इसमें उदारवादी का भी समावेश हो और रूढ़िवादिता का भी समावेश हो, यानी मिश्रण, बीच का रास्ता। रेडिकल है बीच का रास्ता, जो ये चाहते थे कि समय के साथ बदलाव भी हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, या व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित क्षेत्र हो, तो इसमें बदलाव होना चाहिए। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिसमें रेडिकल ये चाहते थे कि इन चीजों में बदलाव ना हो। तो कहीं ना कहीं जो रेडिकल वर्ग है या जो विचारधारा है वो क्या है, मिश्रण। इसका मिश्रण उदारवादी और रूढ़िवादिता का, ये उदारवादी और रूढ़िवादिता का मिश्रण है। कौन सा, रेडिकल। क्योंकि आपको पता है उदारवादिता धर्म को दे रही है, अधिकारों को दे रही है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को दे रही है। रूढ़िवादिता कह रही है कि हमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जो सदियों से परंपरा चली आ रही है उसको निभाना है। लेकिन जो रेडिकल है वो एक नया रूप था जो कि इन दोनों की विचारधाराओं का क्या है, मिश्रण। इसके तहत इन्होंने अपनी मांग रखी। मताधिकार का प्रयोग के लिए इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति मत देवे।
उदारवादी क्या कहते थे, केवल जिनके पास संपत्ति है वही क्या देंगे, मतदान करेंगे। रूढ़िवादी था, परंपरा से चली आ रही उस चीज को ही प्रोत्साहित कर रहे थे, और कहीं ना कहीं रेडिकल कुछ बदलाव चाहते थे और कुछ बदलाव नहीं भी चाहते थे। इस प्रकार से समाज में क्या क्या परिवर्तन आए वो हमने देख लिए। कई विचारधाराएं सामने आई, चाहे उदारवाद हो, रूढ़िवादी हो या रेडिकल हो। तो उस समय फ्रांस की क्रांति के बाद में जो बदलाव की एक बयार चली कि आर्थिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, उसमें बदलाव की आवश्यकता थी और बदलाव हुआ भी। और इसी बदलाव ने कहीं ना कहीं, चाहे उदारवाद हो, रूढ़िवाद हो या रेडिकल, इन्होंने एक नई चीज को जन्म दिया, वो था समाजवाद। समाजवाद, जहां राजवंश के खिलाफ फ्रांस में क्रांति हुई, अब हम समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सामाजिक परिवर्तन का युग किस प्रकार से हुआ वो हमने देख लिया है। इसके बाद में जो टॉपिक है वो है औद्योगिक क्रांति या औद्योगिक विकास या शहरों का विस्तार। अब अगला जो टॉपिक है वो है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। जैसा कि हमने देखा कि नई नई विचारधाराएं जन्म लेने लग गई, जिनमें उदारवादी है, रूढ़िवादी है और रेडिकल है। लेकिन रूढ़िवादी जो विचारधाराएं थी उसको मानने वाले बहुत कम लोग थे। ज़्यादा लोगों का जो रुझान था या जो विश्वास था वो उदारवादियों की तरफ था या फिर रेडिकल की तरफ था। मैं आपको बता दूं कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, जैसा कि हमने देखा कि फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद में बहुत से परिवर्तन हो गए, नए नए उद्योग धंधे विकसित हो गए, लोगों का जो रुझान था वो शहरों की ओर हो गया और समाज में भी कई प्रकार के परिवर्तन होने लग गए। यानी कि कहने का मतलब औद्योगिक समाज, नए नए उद्योग विकसित हो गए, का विस्तार हो गया। तो कहीं ना कहीं नए उद्योग धंधे खुले, लोगों का रुझान शहरों की ओर होने लग गया। उसके साथ में जो रेलवे है उसका भी विस्तार हो गया। तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन होने लग गए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के होने के बाद में उद्योग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। औद्योगिक क्रांति का मतलब यही है कि जहाँ पहले मनुष्य जो भी कार्य करता था वो हाथों के द्वारा करता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद में नई नई मशीनों का आविष्कार हो गया, नए नए उद्योग धंधे खुल गए, तो जिससे काम जो है वो आसानी से होने लग गया। और उद्योगों का विकास या विस्तार कहाँ हुआ? शहरों में। तो जो वहाँ के लोग थे, क्योंकि बेरोजगारी थी, काम नहीं था, तो रोजगार के लिए बहुत से लोगों ने शहरों की ओर पलायन करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि शहरों के पास में नए नए उद्योग धंधे विकसित हो गए। शहरों के पास में अब जब काम के लिए लोग जा रहे हैं शहरों में, तो वहाँ पर जो शहर की जनसंख्या है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और शहर क्या हो गए? विस्तार करने लग गए। रेलवे का भी विस्तार हो गया था। तो औद्योगिक क्रांति के बाद में कहीं ना कहीं रोजगार के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ी, काम के लिए। तो बहुत से लोगों को काम पर लगा दिया गया, लेकिन फिर भी बेरोजगारी एक आम समस्या बनी हुई थी, क्योंकि हर व्यक्ति को कार्य मिले ऐसा संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं लोगों को काम पे लगा दिया गया। लेकिन उस समय जो परिस्थितियां थी वो यही थी कि जितना काम करवाया जाता था उसके बदले में उनको मजदूरी कम दी जाती थी। बेरोजगारी एक आम समस्या थी। हालांकि औद्योगिक क्रांति हो गई थी, उद्योगों का विस्तार हो रहा था, उद्योगों का विस्तार हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई, शहरों का विस्तार हो रहा था, लेकिन फिर भी लोगों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन उस कार्य के बदले में उन्हें इतना वेतन नहीं मिल रहा था। उस समय भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी एक आम समस्या के रूप में हो रही थी। वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है,
अगर किसी वस्तु की मांग में गिरावट आ जाती है तो कहीं ना कहीं इससे बेरोजगारी भी बढ़ती है, क्योंकि कोई भी अगर औद्योगिक क्षेत्र किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बना रहा है, अगर उस वस्तु की मांग में कमी आ जाए तो वो बिकेगी नहीं, और बिकेगी नहीं तो उस उद्योग में उस वस्तु का निर्माण नहीं होगा, और जब निर्माण ही नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में जो उद्योग मालिक है वो अपने कर्मचारियों को उस फैक्ट्री में से निकाल देगा। तो कहीं ना कहीं अगर वस्तु की मांग में कमी आई है तो इसने भी किसको जन्म दिया? बेरोजगारी को जन्म दिया है। शहर तेजी से फैल रहे थे, कहीं ना कहीं कार्य के लिए लोगों का जो रुझान था वो उद्योगों की ओर हो रहा था, शहरों की ओर हो रहा था। अब जब शहरों में जनसंख्या बढ़ गई, लोग ज्यादा जाकर बस गए उद्योग के काम करने के लिए, तो एक समस्या उत्पन्न हो गई कि सभी लोगों को रोजगार दिलाना। शहरों में जो जनसंख्या बस चुकी है उनकी बसावट करना और साफ सफाई। तो उस समय दो विचार, उदारवाद और रेडिकल, इन दोनों के सामने एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? अपने विचार तो रख दिए, लोगों के अधिकार के लिए बात भी रखी, लेकिन जब शहरों में जनसंख्या बढ़ गई तो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिलाना, कहीं ना कहीं उनके लिए आवास की व्यवस्था करना और बढ़ती जनसंख्या से जो गंदगी हो रही है उसकी साफ सफाई, ये एक समस्या उदारवाद और रेडिकल के सामने आ गई। आपको बता दूं, जो उदारवादी और जो रेडिकल थे, इनमें से बहुत से व्यक्ति धनी थे, पैसे वाले थे, उद्योग धंधे इनके संचालित होते थे, और इनका ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, अच्छी बसावट उन्हें मिलनी चाहिए। ये उदारवादियों का और रेडिकल वालों का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति रोजगार करे, रोजगार के बदले उनको वेतन मिले और वेतन के बाद में उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो इन्होंने क्या किया? जो उद्योग धंधे स्थापित किए थे उदारवादी और रेडिकल, जो पूंजीपति लोग थे, उन्होंने उन लोगों को रोजगार देना प्रारंभ कर दिया, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्य वो करने लग गए और वेतन के कार्य के बदले में उन्हें अच्छा वेतन देने लग गए। तो कहीं ना कहीं इनके इस प्रकार के कार्यों से जो उस समय के समाज के लोग थे उनका रुझान किसकी ओर हो गया? उदारवादियों की ओर, और रेडिकल जो मान्यता को मानने वाले थे उनकी ओर उन लोगों का रुझान होने लग गया। जो भी राष्ट्रवादी थे, जो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करते थे, उनका शोषण हो रहा था, लेकिन उनकी बातों को, उनकी मांगों को उदारवादियों ने और रेडिकल जो मानने वाले थे उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जो भी राष्ट्रवादी थे उनका रुझान किसकी ओर हो गया? उदारवादी और रेडिकलवादी की ओर होने लग गया। जिसका प्रमाण यह है कि उदारवाद और रेडिकल से जुड़ने के बाद में बहुत से देशों के जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे उन्होंने अपने ही कुशासन के खिलाफ, या राजा का जो कुशासन था उसके खिलाफ आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। जिसका एक उदाहरण है राष्ट्रवादी जो मेजीनी था इटली में, मेजीनी, ये इटली का निवासी था। मेजीनी इटली का निवासी था, राष्ट्रवादी था। इसने 1815 में वहां की जो जनता थी उसको क्या किया? प्रेरित किया। जिसका उदाहरण यह हुआ कि जो भी आंदोलन हुए बाद में, चाहे फिर वो रूस की क्रांति हो या फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम, कहीं ना कहीं इन परिवर्तनों ने इन चीजों को प्रभावित किया। जिसमें एक नाम आता है मेजीनी। ये अपने लेख लिखते थे, पुस्तकें लिखते थे और अपनी किताबों से इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। तो ये हो गया औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। इस समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ? उद्योग धंधों का विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिला, कार्य के लिए लोग शहरों में जाकर बसने लग गए। शहरों में चले गए तो वहां पर आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई तो बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वस्तु की मांग में कमी आ गई, गिरावट आ गई तो बेरोजगारी हो गई। और कहीं ना कहीं जब शहर ज़्यादा बस गए, शहरों का विस्तार हो गया तो गंदगी होने लग गई। तो एक
समाजवाद जो उदारवाद है या रूढ़िवाद है, या फिर जो रेडिकल है, जिसमें से रूढ़िवाद का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता गया, लेकिन उदारवादी और जो रेडिकल थे उनके सामने समस्या आ गई कि लोगों की जो समस्या है स्वास्थ्य को लेकर, साफ सफाई को लेकर या रोजगार को लेकर, इसको किस प्रकार से दूर किया जाए। और उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ पर उद्योग धंधे करना प्रारंभ कर दिया, लोगों को कार्य देने लग गए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख गए, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर हम इनके प्रति इस प्रकार की नीति अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये भविष्य में हमारा साथ जरूर देंगे। ऐसा ही हुआ, कहीं ना कहीं जिन लोगों के लिए इन्होंने कार्य किया, रोजगार दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, उनको अधिकार दिलाए, तो राष्ट्रवादियों का जो रुझान था वो किसकी ओर हो गया, उदारवाद की ओर और रेडिकल की ओर। जिसका उदाहरण है मेजिनी 1815 में, ये भी एक राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपने लेखों से या अपनी किताबों से राष्ट्रवाद की ओर लोगों को प्रेरित किया।